नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे पेचीदा और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर। आज हम इस पूरी स्थिति का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, बॉर्डर पर सिक्योरिटी को लेकर हाल ही में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, और आखिर दोनों देशों के बीच ये स्थिति बार बार क्यों बन रही है। ये विषय आजकल बहुत चर्चा में है, तो चलिए सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले को समझते हैं। आज की इस चर्चा को हम इन कुछ मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। वर्तमान सुरक्षा के मुद्दे, फेंसिंग से जुड़ी चुनौतियां, तस्करी को रोकने के लिए बीएसएफ का एक्शन, बांग्लादेश से आ रही प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए समाधान। तो बिना देरी किए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं पार्ट 1 पर, यानी ग्राउंड लेवल पर बॉर्डर सिक्योरिटी की मौजूदा स्थितियां। अब देखिए, इस बॉर्डर की ज्योग्राफी ही अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। नदियां हैं, जंगल हैं, और सबसे अजीब बात, कुछ गांव तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के बीचों बीच बसे हैं। सोचिए, किसी घर का आधा हिस्सा भारत में है और आधा बांग्लादेश में। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में घरों के अंदर से बनी ऐसी अंडरग्राउंड सुरंगों का भी जिक्र आता है जो सीधे सीमा पार निकलती हैं। ऐसे माहौल में आप खुद सोचिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हर एक मूवमेंट पर नजर रखना लिटरली एक नाइटमेयर जैसा हो जाता है। और इसके ऊपर से हाल ही में जो इतनी सख्ती की गई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है याबा। ये एक बेहद खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है। मवेशियों की तस्करी तो एक लंबे समय से समस्या थी ही, लेकिन अब इस याबा ड्रग की तस्करी बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर फैल रही है। इसी सिंडिकेट को तोड़ने के लिए ग्राउंड पर अब ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पर, फेंसिंग यानी तारबंदी और जमीन से जुड़े प्रशासनिक मुद्दे। इस डेटा को जरा ध्यान से समझते हैं। अकेले पश्चिम बंगाल से लगने वाली जो सीमा है वो 2216 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। अब क्या इस पूरे हिस्से पर दीवार खड़ी की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। करीब 112 किलोमीटर का हिस्सा तो ऐसा है जहां सिर्फ नदियां और तालाब हैं, यानी वहां फिजिकली फेंसिंग करना नामुमकिन है। लेकिन सिर्फ भूगोल ही प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सिस्टम के अंदर भी भारी डिले है। जानकर हैरानी होगी कि केंद्र सरकार ने 181 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन के लिए पहले ही पेमेंट कर दी है, लेकिन राज्य की तरफ से उस ज़मीन का हैंडओवर अभी तक बीएसएफ को नहीं मिला है। अब जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ज़मीन ही नहीं मिलेगी तो फेंसिंग का काम आगे कैसे बढ़ेगा। खैर, जो एरिया बीएसएफ के पास आ चुका है, वहां उन्होंने इसे अभेद्य बनाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, जिसे कहते हैं कोबरा वायर। दोस्तों, ये कोई आम तार नहीं है, ये एक 440 वोल्ट का इलेक्ट्रिफाइड फेंस है, जिसे पावर देने के लिए बड़े बड़े बैकअप जनरेटर लगाए गए हैं। इसका सीधा सा मकसद है इलीगल क्रॉसिंग को किसी भी कीमत पर रोकना। अब आते हैं पार्ट 3 पर, तस्करी और ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ का सीधा एक्शन। बॉर्डर पर हालात कितने तनावपूर्ण हैं, इसे समझने के लिए 9 अगस्त 2024 की इस घटना को देखते हैं। ज्वेल नाम का एक कथित ड्रग माफिया अपने 15 साथियों के साथ बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ ने उन्हें वार्निंग दी, लेकिन जवाब में स्मगलर्स की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद बीएसएफ को सेल्फ डिफेंस और सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें कुछ कैजुअल्टीज हुई और मेन आरोपी ज्वेल को पकड़ लिया गया। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि समय के साथ तस्करी के तरीके कैसे बदल गए हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो तस्कर कल्याण स्टेशन जैसे इलाकों से रेलवे वैगनों का या कोयला और पत्थर ले जाने वाले भारी ट्रकों का इस्तेमाल करते थे ताकि वो सिक्योरिटी से बच सकें। लेकिन अब इन पुराने रास्तों पर भी बहुत कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो इस सख्ती का उस तरफ क्या असर हो रहा है, ये हम देखेंगे पार्ट 4 में, बांग्लादेश की कूटनीतिक और पब्लिक रिएक्शंस। जाहिर है, जब भारत इस तरफ इतनी सख्ती करेगा तो उस तरफ से तीखा रिएक्शन तो आना ही है, और वो आ भी रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर का एक बहुत ही स्पष्ट बयान आया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को कंटीले तारों से डराया नहीं जा सकता। ये स्टेटमेंट अपने आप में बताता है कि भारत के कड़े सुरक्षा उपायों को बॉर्डर के उस पार किस नजरिए से देखा जा रहा है। और ये नाराजगी सिर्फ डिप्लोमैटिक लेवल तक सीमित नहीं है, वहां की आम जनता में भी भारी आक्रोश है। बांग्लादेश खिलाफत मजलिस और इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन जैसे ग्रुप्स लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मेन विरोध इस बात को लेकर है कि असम और बंगाल में अचानक से इतनी सख्त नीतियां क्यों लागू कर दी गई हैं, और एंट्री पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उससे लेकर वो गंभीर चिंता जता रहे हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पार्ट 5 पर, भविष्य का मैनेजमेंट और स्थायी समाधान। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है,
आप कितनी भी ऊंची दीवारें खड़ी कर लें या कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी लगा लें, ये 100% परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जब तक उस तरफ से इलीगल चीज़ों की सप्लाई और इस तरफ डिमांड रहेगी, लोग नए नए तरीके निकालते रहेंगे। इस साइकिल से बाहर आने के लिए सिर्फ फिजिकल बैरियर ही नहीं, बल्कि एक सख्त लीगल फ्रेमवर्क और दोनों देशों के बीच एक मजबूत कूटनीतिक सहयोग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहीं आकर हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ एडवांस्ड बॉर्डर टेक्नोलॉजी कभी भी एक मजबूत द्विपक्षीय कूटनीतिक सहयोग की पूरी तरह से जगह ले सकती है? राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।